हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। यूनिफॉर्म प्लेन वेव हमारा टॉपिक चल रहा था एंड आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो डेरिवेशन का क्या है मतलब है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये क्या होता है, जो भी कोई भी यूनिफॉर्म वेव किसी मीडियम से या किसी बाउंड्री से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उस कंडीशन में दो कंडीशन होती है। क्या क्या? एक रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी वो वेव वो बाउंड्री से वापस क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेव ट्रेवल करेगी। देन सेकंड कंडीशन क्या होता है, ट्रांसमिट करेगी, यानी जो बाउंड्री से बाउंड्री क्रॉस करके मीडियम टू में चली जाएगी। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन। तो दो को अब क्या फंड हो गए, एक इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव में क्या कंडीशन रहेगी, एक होगा रिफ्लेक्शन यानी सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी अपना सेम मीडियम में, एंड सेकंड कंडीशन होगा ट्रांसमिशन, यानी उसका ट्रांसमिट कर लेगी, सेकंड मीडियम में चली जाएगी, मीडियम टू में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट बताया, इसका कैसे डेरिवेशन करना है वो अपन इस लेक्चर में देखेंगे। एंड ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एंड इससे रिलेटेड डिराइव करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अपन पहले डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है, न्यूमेरिकल ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन कैसे करना होता है वो अपन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे यूनिफॉर्म प्लेन वेव के, तो आप पहले देख लीजिएगा, वहां पे आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा थोड़ी सी चीज आपको याद रखने के लिए बताऊंगा, मतलब फॉर्मूले का जो आंसर है वो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कैसे वो याद रखना है। अब रिफ्लेक्शन है तो लाइक टी आर लिख देते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, इज इक्वल टू, ये अपन फाइनल आउटपुट अपना या फाइनल आंसर अपने पास होता है, तब अपने को सोल्व करने में, डिराइव करने में क्या रहता है, अच्छे से समझ में आता है कि हाँ अपने को ये चीज फाइंड करनी है, तो अपने को ये रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड कर लेते हैं, यानी जो अपना यूनिफॉर्म प्लेन में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके सोल्व करेंगे, देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अपना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टी आर इज क्या लिख दिया हमने, रिफ्लेक्टेड वेव, ई आर मतलब जिसको आर मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, ई क्या हो जाएगा अपना मैग्नीट्यूड है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन अपॉन इंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विथ किसके साथ, इंसिडेंट वेव की मैग्नीट्यूड के साथ। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल पॉइंट था, सिंपल हमने देख लिया। ये अगर अपना यहाँ पे किसके साथ में अपना मैग्नेटिक फील्ड में आती क्या जाएगा, एच आर अपॉन एच आई, इंसिडेंट वेव ऑफ एच आई एंड रिफ्लेक्टेड क्या जाएगा एच आर। राइट, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एच क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये डायरेक्ट मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने पास टारगेट रहेगा कि हमने को ई आर अपॉन ई आई चाहिए अपने पास, तो अपने को क्या रहता है, डेरिवेशन में कोई इश्यू नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पहले आउटपुट बता देता हूँ क्या आउटपुट आता है। ठीक है, देन अगर ट्रांसमिशन का अपना फॉर्मूला याद रखना हो तो क्या जाएगा, टी टी यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो टी से ये नोटेशन, आप नोटेशन चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला तो सही रखना है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन हो वो उसका यूज करना रहता है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिटेड क्या होता है, ईटी, यानी वेव जो ट्रांसमिट है उसका एम्पलीट्यूड लिख दिया ईटी डिवाइड बाई ई आई, यानी जो इंसिडेंट वेव है उसका। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। मतलब अपने कुल मिला के क्या फाइंड करना है, ई आर अपॉन ई आई फाइंड करना है एंड ई टी अपॉन ई आई फाइंड करना है। राइट, अब ये कैसे फाइंड करना है उसके लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा पूरा, और समझने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले डायग्राम के फॉर्म में, पहले डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, देन उसके बाद उसका थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिखने के बाद अपन सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं एक बाउंड्री कंसीडर कर लेता हूँ, लेट कंसीडर एक बाउंड्री कंसीडर कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या कर दिया हमने, एक बाउंड्री कंसीडर कर, मतलब एक जो दीवार कंसीडर कर लिया, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक दीवार कंसीडर कर लिया, एक बाउंड्री कंसीडर कर लिया। बाउंड्री के लेफ्ट साइड में हमने मीडियम वन कंसीडर कर लिया, मीडियम वन, एंड इधर बाउंड्री की दूसरी साइड क्या आ जाएगा, मीडियम टू, मीडियम वन एंड मीडियम टू हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब मीडियम वन में क्या कंडीशंस होती है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ जाने की ट्राई करता हूँ। क्या अपना एक वेव कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, यस, वेव अपना प्रोपोगेट कर रहा है बाउंड्री की तरफ, नॉर्मल इंसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब परपेंडिकुलर, राइट, जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है वेव को। ठीक है, तो ये अपने इसको डिफाइन कर दे ई आई से, यानी इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ई आई लिख दिया। ठीक है, देन अब जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी, उस पॉइंट पे आने के बाद क्या कंडीशन होगी, कुछ पार्ट कहाँ जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी अगले मीडियम में, मीडियम टू में चला जाएगा, क्या जाएगा हम पे,
तो ये कौन सी वेव हो जाएगी, टी ईटी, यानी ट्रांसमिटेड, या जो ट्रांसमिटेड हो चुका पार्ट वो आ जाएगा एम्पलीट्यूड, यानी वेव का ट्रांसमिटेड पार्ट आ गया ईटी। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगी, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जो टकरा के बाउंड्री से क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आर लिख देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये सिंपल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, यानी ट्रांसमिशन जो इंसिडेंट वेव है उसके साथ क्या कंडीशन होती है, एक बार अपना यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है एंड कुछ पार्ट क्या हो जाएगा अपना रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे टी आई, जो टी आर और ई आर डिफाइन कर दिया, राइट। देन अब जो इनका नेमिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, ये क्या इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव। एंड ये क्या गया हमारे पास, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव, क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव, राइट। देन और कुछ कंडीशंस कंसीडर कर लेते हैं, मीडियम है, मीडियम में क्या क्या कंडीशन होती है, नीटा वन कंसीडर कर लेते हैं, यानी इंटेंसिक इंपीडेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो इंटेंसिक इंपीडेंस में अलग अलग से डिफाइन करता हूँ, नीटा वन इंटेंसिक इंपीडेंस फॉर मीडियम वन एंड इंटेंसिक इंपीडेंस फॉर मीडियम टू क्या आ जाएगा, नीटा टू। एंड जो कुछ टर्म्स रहते हैं म्यू आर म्यू वन, ये क्या आ जाएगा, म्यू वन, यानी म्यू वन एप्सिलॉन वन, म्यू टू एप्सिलॉन टू। ये जो मीडियम्स की कंडीशंस होते हैं वो मीडियम्स की कंडीशन जस्ट लिखी है हमने, आप नीटा वन नीटा टू लिखेंगे उतना ही बहुत है, ठीक है। ये अपना डायग्राम के फॉर्म में देख लिया कि ये जो यूनिफॉर्म वेव है उसके साथ क्या क्या कंडीशन होती है, जो इंसिडेंट करेगी नॉर्मली, एक कुछ पार्ट उसका जाएगा ट्रांसमिशन में एंड ट्रांसमिट हो जाएगा, सेकंड मीडियम में चला जाएगा, एंड कुछ पार्ट क्या हो जाएगा सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही थी वेव इंसिडेंट वाली उसके क्या जाएगा अपना अपोजिट, राइट। अब अपन थोड़ा सा जो डायग्राम में लिखा है उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पे, यस, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ, नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आ रही है वेव, क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड हम नॉर्मल से ही रिलेटेड करेंगे अपन कंप्लीट कैलकुलेशन, ठीक है। यस, तो क्या आ जाएगा, लेट कंसिडर, पहले बाउंड्री के बारे में लिख देते हैं, बाउंड्री ऑफ मीडियम, बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या आ जाएगा हमारे पास, टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम वन एंड मीडियम टू, क्या है अपना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया तो डाइलेक्ट्रिक लिख दिया, टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या लिया हमने, बाउंड्री कंसीडर किया है। अब बाउंड्री पे क्या क्या कंडीशन हो रही है, व्हेन ए वेव, ए यूनिफॉर्म वेव, फॉर्म वेव इंसिडेंट, क्या आ जाएगा नॉर्मल इंसिडेंट होगा, वेव इंसिडेंट या नॉर्मल इंसिडेंट ऑन नॉर्मल इंसिडेंट, क्या रही है, परपेंडिकुलर आ रही है एकदम वेव, क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है ऑन बाउंड्री, क्या रहा है बाउंड्री पे क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, क्या जगह अपने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होता है हमारे पास, सम पार्ट ट्रांसमिटेड इन मीडियम टू, मीडियम टू, यानी कुछ पार्ट क्या हो रहा है अपना मीडियम टू में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, एंड सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, सम पार्ट रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, सम पार्ट रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम या मीडियम वन, मीडियम वन, ठीक है। ये जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम को मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया, ठीक है। अभी इनके जो डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंडीशन होने वाली है वेव के साथ में, क्या क्या कंडीशन होती है बाउंड्री से टकराने के बाद, ठीक है। एंड जो अपने पार्ट कंसिडर किया था यहाँ पे, ई आई क्या कंसिडर किया था हमने, तो कुछ कंपोनेंट हमने कंसिडर किया था, ई आई जो ये नेमिंग कंसिडर किया था उनका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं यहाँ पे। ई आई क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ, या लिख देते हैं यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा इंसिडेंट वेव का। देन
सेकंड ई आर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा यहाँ पे। देन रिफ्लेक्टेड ई टी क्या आ जाएगा हमारे पास, वन सेकंड, यस ई टी क्या है हमारे पास, ई ऑफ टी, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ई टी क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड या ट्रांसमिटेड ई लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे समझने में आसान रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, ये जो हमने डायग्राम में बनाया था वो सभी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अब कंडीशन अपने डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो अपने सबसे पहले अपना इंट्रिंसिक इंपीडेंस, यहाँ पे इंट्रिंसिक इंपीडेंस कंसीडर किया था हमने। इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था यूनिफॉर्म प्लेन वेव के जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसमें हमने देखा था, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देगा अपने यहाँ पे, इनपुट या इंट्रिंसिक इंपीडेंस, इंट्रिंसिक इंपीडेंस। ठीक है, इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होता है, नीटा इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नीटा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच। क्या होता है, ई अपॉन एच। ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है यहाँ पे रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है अपना, क्या फॉर्मूला बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ले रहे हैं हम सब वैल्यू, तो ई इज इक्वल्स क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, नीटा इंटू एच। क्या देगा, नीटा इंटू एच क्या देगा हमारा फॉर्मूला देगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, रीअरेंज किया है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन कंसीडर करूंगा जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, इक्वेशन आ गया हमारे पास, ई इक्वल्स टू नीटा एच। अब इसको इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव रिलेशन तो सेम है, ये जनरल रिलेशन देखा हमने। अब इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या देगा, फॉर इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, फॉर इंसिडेंट वेव के लिए क्या देगा अपना, ई आई इज इक्वल्स टू नीटा 1। क्या देगा, इंसिडेंट किसमें, नीटा 1 यानी फर्स्ट मीडियम में है तो नीटा 1 लिखा है यहाँ पे, इंटू H1 HI, राइट, इक्वेशन नंबर 2, राइट। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, ये पार्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी यू आर सेम जो डायरेक्शन में आ रही थी इंसिडेंट, उसका क्या आ रहा है प्लस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव साइन। ई आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नीटा 1। ये आपको वर्ड नेगेटिव कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया कि वेव क्या जा रही है अपने रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस सिंबल, एच आर, इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास कंडीशन, ई टी इज इक्वल टू नेक्स्ट मीडियम में जा रही है, ट्रांसमिट मतलब सेकंड मीडियम में, तो क्या जाएगा, नीटा 2 इंटू H2, इक्वेशन नंबर 4, राइट। इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारे पास यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अपना लिख दिया इंडिविजुअल, जो हमने इंटेंसिव इंपीडेंस लिखा था उसका रिलेशन लिख दिया ई एंड एच के साथ में, सभी वेव के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, जो बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री नंबर 1 में, जो मीडियम 1 में जो वैल्यू है वो मीडियम 2 में इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। क्या आता है बाउंड्री कंडीशन, पहले बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि अपना यहाँ पे 1 by 1 कंप्लीट डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन जो लेफ्ट साइड में पार्ट है, यानी कंपोनेंट ऑफ वेव इन बोथ मीडियम, क्या अपने बोथ मीडियम में जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बोथ मीडियम आर इक्वल। क्या था, इक्वल। इक्वल कैसे हो गया यहाँ पे, जो फर्स्ट मीडियम में क्या था अपना ई आई, मतलब इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड वाला, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, फॉर्मूला बना दिया, एच आई, पहले ई आई वाला लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ट्रांसमिटेड के, यानी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसमिटेड के। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 5।
इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, देन सिमिलरली अगर मैग्नेटिक के लिए लिखना तो क्या आ जाएगा, एच आई प्लस एच टी, सॉरी एच आई प्लस एच आर इज इक्वल टू एच ऑफ टी, इक्वेशन नंबर 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल हमने टर्म्स जो थे वो हमने यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है बाउंड्री की वो हमने यहाँ पे यूज करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने एच आई और एच टी इनका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से अगर एच आई का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, ई आई अपॉन एन वन, ई आई अपॉन एन वन। देन एच आर का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, ई आर अपॉन माइनस एन वन। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई इक्वेशन नंबर 6। क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या पुटअप कर रहे हैं, 2 एंड 3 का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना इक्वेशन बनता है एच आई की क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे, ई आई अपॉन, पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूँ, एच आई प्लस एच आर इज इक्वल टू एच टी। ठीक है, देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, यस, ई आई अपॉन नीटा वन माइनस ई आर अपॉन नीटा टू, नीटा वन इज इक्वल टू एच टी। किसके इक्वल आ गया, एच टी के इक्वल आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ई आई माइनस ई आर। अगर नीटा वन दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं अपॉन में, जो अपॉन वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन नीटा वन किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू एच टी। इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। ये क्या है, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया है, लास्ट जो इक्वेशन थे वहां पे वैल्यू पुटअप किया है। अब वैल्यू पुटअप किया है, देन एक नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे देखा था हमने, एच टी का फॉर्मूला क्या था अपने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा, ई टी का फॉर्मूला देखते हैं अपने यहाँ पे, 1 सेकेंड। एच वाला इक्वेशन यूज कर लिया, देन अब सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 बाई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या था हमारा, ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी। ठीक है, एंड ई टी का इक्वेशन नंबर 4 से देखते हैं, ई टी इज इक्वल टू किसके था, नीटा टू एंड एच टी। एंड इक्वेशन नंबर 4, 3 एंड 4 से अपन यहाँ पे क्या जाएगा अपना यहाँ पे, ई आई अपॉन ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू किसके इक्वल था, नीटा वन, नीटा टू इंटू एच टी, राइट, नीटा टू इंटू एच टी किसके कौन सा इक्वेशन आया हमारा, इक्वेशन नंबर 4 से आया। ठीक है, देन अब यहाँ पे एच टी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एच टी इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, एच टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन नीटा टू ई आई प्लस ई आर, राइट। ये अपन क्यों फाइंड कर रहे हैं, पहले अपन फाइंड कर रहे हैं ट्रांसमिशन को या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है अपने पास यहाँ पे ई आर और ई आई वाला टर्म ही चाहिए अपना, यानी जो ट्रांसमिशन वाले टी वाला पार्ट है वो क्या करना है अपने को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एच टी वाला टर्म ही सेलेक्ट किया था। इक्वेशन नंबर 8 देते थे। अगर आप इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को देखते हैं तो ये भी एच टी के इक्वल है, ये भी एच टी के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन नंबर को इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे बाई इक्वेशन नंबर 7 8। क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, बाई इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। यहाँ पे मैं कंप्लीट सोल्व करवा रहा हूँ इसलिए अपने आपको टाइम लग रहा होगा, वीडियो में लेंथ बढ़ रहा होगा, लेकिन अपन जब एग्जाम में लिखते हैं तब आपको जल्दी जल्दी ये सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर आपको ये सोच सोच के अलग अलग तरीके से नहीं करना होता है। ठीक है, 1 अपॉन एन वन, 1 अपॉन नीटा वन ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन टू, 1 अपॉन एन टू ई आई प्लस ई आर। जस्ट हमने वैल्यू इक्वल किया दोनों। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या अपना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कंडीशन क्या आ जाएगा, एन टू इंटू ई आई माइनस एन टू इंटू ई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एन वन मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे एन वन ई आई प्लस एन टू सॉरी एन वन ई आर। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे ई आर और ई आई वाले टर्म को अलग अलग कर देते हैं, यानी ई आई के टर्म्स को एक साइड में कर दिया एंड ई आर के टर्म्स को एक साइड कर दिया, इंसिडेंट वाला पार्ट को एक साइड किया एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट को एक साइड किया। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपने यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं, ई आई वाला पार्ट को सिंपल करते हैं, एन टू इंटू ई आई माइनस ये लेफ्ट साइड में लिया क्या जाएगा एन वन इंटू ई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा एन वन ई आर ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो इधर आ जाएगा आपने पॉजिटिव आ जाएगा एन टू ई आर। ठीक है, अब ई आई कॉमन आ रहा है इधर और इधर से ई आई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिया ई आई कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे एन टू
नीटा 2 माइनस नीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ई आर कॉमन लेते हैं, ई आर कॉमन लिया, नीटा 1 प्लस नीटा 2 या नीटा 2 प्लस नीटा 1 लिख देते हैं, नीटा 2 प्लस नीटा 1, राइट। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है ई आर अपॉन ई आई। तो यहाँ पे अगर ई आर अपॉन ई आई करते हैं तो ये अपना फॉर्मूला आता है, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी आर इज इक्वल टू ई आर अपॉन ई आई। अगर अपने यहाँ पे ई आर अपॉन ई आई किया तो क्या अपना यहाँ पे रीअरेंज करके लिख लेते हैं, नीटा 2 माइनस नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 प्लस नीटा 1। ये क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। यूनिफॉर्म प्लेन वेव में हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर लिया हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद अपन यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर लिया। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को सॉल्व करने का जस्ट फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है, क्या किसका रेशियो होता है, टी टी इज इक्वल टू ई टी अपॉन ई आर, यानी ई टी अपॉन ई आर, यानी ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट पार्ट। अब यहाँ पे ई टी को क्या लिख सकते हैं, ई टी के लिए हमने यहाँ पे देखा था, ई टी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ई टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई आई प्लस ई आर। क्या लिख सकते हैं, टी टी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ई टी को क्या लिख सकते हैं, ई आई प्लस ई आर डिवाइड बाई ई आई, राइट। ये हमने जस्ट सिंप्लाई करके लिखा वहां पे इक्वेशन नंबर 4 से। देन यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, टी टी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ई टी ई आई अपॉन ई आई क्या देगा अपना 1 बन जाएगा, 1 प्लस ई आर अपॉन ई आई, ई आर अपॉन ई आई क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ई आर अपॉन ई आई का वैल्यू अपना यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। तो एक न्यू रिलेशन फाइंड हो गया हमारे पास, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 प्लस क्या था, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट गिवन होगा तो आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, रिलेशन बता दिया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब अपने फाइंड क्या करना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, टी टी इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या था हमारा, नीटा 2 माइनस नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 प्लस नीटा 1। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फाइंड करें, देन उसके बाद अपने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी टी इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, यस, टी टी इज इक्वल टू ई टी यानी ट्रांसमिटेड वेव अपॉन ई आई। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 2n2 क्या देगा, 2n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हमने दोनों फॉर्मूले फाइंड कर लिए, दोनों फॉर्मूले में जो फाइंड करने थे ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फाइंड किया था, अब आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक अच्छे से फाइंड कर लिया तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट बिल्कुल इजी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नीटा, यानी वो जो अपना इंटेंसिक इंपीडेंस होता है वो रिलेट करता है। तो क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, अब फॉर्मूला फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एच यानी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच यानी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अपने पास फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, टी आर इज इक्वल टू एच आर डिवाइड बाई एच आई। क्या था, एच आर डिवाइड बाई एच आई। अब यहाँ पे क्या देगा,
एच आर क्या था हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने इक्वेशंस लिखे थे, मैंने इसलिए आपको वन बाय स्टेप इक्वेशंस लिखे थे। एच आर क्या होता है यहाँ पे, अगर एच आर फाइंड किया तो क्या जाएगा, ई आर अपॉन एन आई एन वन, क्या था ई आर अपॉन एन वन माइनस ई आर अपॉन एन वन, एंड एच आई फाइंड किया तो क्या जाएगा हमारे पास, एच आई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ई आई डिवाइड बाई एन वन, राइट। यही फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था, अगर ई का वैल्यू देखा था हमने, एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वहां से रीअरेंज करके। देन अब यहाँ पे क्या है, ई आर अपॉन एच आई, ई आर अपॉन एच आई क्या होगा हमारे पास, इसको रीअरेंज, टी आर इज इक्वल टू माइनस ई आर अपॉन नीटा वन डिवाइड बाई ई आई अपॉन नीटा वन। अब इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नीटा वन है अपॉन वाला पार्ट वो क्या आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस ई आर वन अपॉन ई आई, राइट। ये अपना फॉर्मूला बन गया, एंड ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं जस्ट। तो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ क्या, किसको माइनस करना है, ई आर अपॉन आई आई, ई आर अपॉन ई आई मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ई, तो नीटा टू माइनस नीटा वन, तो नीटा टू माइनस नीटा वन डिवाइड बाई नीटा टू प्लस नीटा वन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, टी आर इज इक्वल टू नीटा वन माइनस नीटा टू डिवाइड बाई नीटा वन प्लस नीटा टू। क्या गया फाइनल फॉर्मूला फॉर अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच। अगर आपको एच के फॉर्म में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एंड अगर आपने रिफ्लेक्टेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ई फाइंड कर लिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, तो आप एच के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, राइट। देन अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया, अब फाइंड कर लेते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सिमिलर टाइप से रहेगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देगा, टी टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एच टी डिवाइड बाई एच आई, यानी एच टी डिवाइड बाई एच आई लिख दिया। देन अब एच टी को क्या लिखते हैं, एच टी को लिखते हैं अपने यहाँ पे एच आई प्लस एच आर, यानी इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई इंसिडेंट। ये अपने जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला इक्वेशन यूज किया था, एच टी इज इक्वल टू क्या था, एच आई प्लस एच आर, एच टी प्लस एच आई लिख दिया हमने यहाँ पे। देन डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, एच आई अपॉन एच आई क्या आ जाएगा हमारे पास, वन प्लस एच आर अपॉन एच आई, राइट। ये अपने सिंप्लाई कर लेते हैं, टी टी इज इक्वल टू, ये एच आर अपॉन एच आई क्या आता है अपने पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच, तो क्या आता है हमारे पास, एन वन वन प्लस नीटा वन माइनस नीटा टू डिवाइड बाई नीटा वन प्लस नीटा टू, राइट। ये अपने सिंप्लीफाई करके जस्ट लिख दिया। अब इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, क्या जाएगा हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं, टी टी इज इक्वल टू, यस क्या जाएगा हमारे पास, टू एन वन डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, ये क्या हमारे पास, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था अपना आज का डेरिवेशन पार्ट, क्या क्या डेरिवेशन करना था वो हमने सभी टर्म्स देख लिए थे, एंड मैंने कोई भी एक टर्म्स स्किप नहीं किया है। स्किप क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको एक भी पॉइंट अगर स्किप हुआ तो आप समझने में इश्यू हो सकता है, एंड आपको एक भी पॉइंट एक स्टेप मिस हुआ तो आपका कंप्लीट कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जो फाइंड फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में डिराइव करके बता दिया कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। इसलिए आपके पास टारगेट रहना चाहिए, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो क्या जाएगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट वाला ऊपर आएगा, एंड अपॉन में क्या आएगा, इंसिडेंट वाला, एंड ट्रांसमिशन क्या जाएगा, ट्रांसमिटेड वाला पार्ट ऊपर आएगा, एंड रिफ्लेक्टेड वाला इंसिडेंट वाला क्या जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये था अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का डेरिवेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड जिन्होंने एक्सेल डैशबोर्ड नहीं लिया है, कि जो एक्सेल डैशबोर्ड में आपको सभी मटेरियल स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है, वो आप नहीं लिया तो आप ले लीजिएगा, आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जल्दी से जल्दी अपना एक्सेस ले लीजिए, एंड आप एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए, एग्जाम के टाइम में जो तैयारी करने का टाइम रहता है उस टाइम प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, यस। और भी आपको जस्ट एक कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड आपको समझ में आया नहीं आया, और वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।